हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, भारत में औद्योगिकरण। और इसका हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। ए रिव्यू ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में औद्योगिकरण का विकास। आप जानते हैं कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान से 1947 में गया तो हमारा देश जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब था 1700 ईस्वी में, और पूरे विश्व का 24% जीडीपी भारत प्रोड्यूस करता था। अब उसका जो शेयर था वर्ल्ड मार्केट में, वर्ल्ड में वो 2% से भी कम रह गया था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को पूरी तरह से खोखला कर दिया। दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वाई इंडस्ट्रियलाइजेशन? क्योंकि हिंदुस्तान 1947 में पूरी तरह से एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया था। तो इसके पीछे रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्यों आवश्यकता है। तो अगर आप विश्व के जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका, जैसे बेल्जियम या यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन या जापान, तो वहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो क्या देखते हैं कि जो देश ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज है उन देशों में पर कैपिटा इनकम माने प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है। और यदि पर व्यक्ति आय ज़्यादा होगा तो वहाँ पर पॉवर्टी मतलब गरीबी भी कम होगी। तो गरीबी उन्मूलन के लिए औद्योगिकरण की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य जैसे कि अमेरिका में अगर 2009 का जो हम आंकड़े दे रहे हैं तो अमेरिका में पर कैपिटा इनकम क्या है? 46,436। 2009 के आंकड़े हैं ये, $46,436। उसी तरह से अगर ग्रेट ब्रिटेन का 2009 में पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? $35,164 माने प्रति वर्ष पर कैपिटा इनकम है प्रत्येक व्यक्ति का 2009 में। और जापान में $39,726 पर कैपिटा इनकम है। तो हम उसमें हम जीडीपी में शेयर कितना देखते हैं? अगर हम अमेरिका का ही एक एग्जाम्पल लें तो हम पाते हैं कि $46,436 पर कैपिटा इनकम है, लेकिन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है? 1.3%, और इंडस्ट्री का 20.8%, और सर्विसेज का 77.3%। उसी तरह से अगर हम चाइना का देखते हैं, जो चाइना हमारे पड़ोसी है, तो इससे कंपैरिजन करना अच्छा रहता है। तो और ये भी डेवलपिंग कंट्री है, हालांकि बहुत तेजी से विकास कर रहा है। तो 2009 का जो पर कैपिटा इनकम था वो कितना था? $3,744 प्रति व्यक्ति आए। और इसमें एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10.3%, 46.3% इंडस्ट्री से और 43.4% सर्विसेज से। अपने हिंदुस्तान की क्या स्थिति है? 2009 के हिसाब से $1,134 प्रति व्यक्ति आय था 2009 में, अभी 1,500 से ऊपर हो गया है। और एग्रीकल्चर में हिंदुस्तान का जो कंट्रीब्यूशन, हिंदुस्तान में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 17.1, इंडस्ट्री का 28.2 और सर्विसेज का 58.6%।
तो ये है। तो हम क्या देखते हैं कि जो जो देश तरक्की के रास्ते पर ये इंडस्ट्रियलाइज होता जाता है, त्यों एग्रीकल्चर का जीडीपी में हिस्सेदारी या शेयर कम होता जाता है। ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है। तो इसी के तहत अभी जो हिंदुस्तान में जो स्थिति है वो क्या है, 14% हमारे देश का जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 14%। और सबसे जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो ये है कि 47% लोग, मतलब लगभग आधी आबादी हमारे देश का, वो कृषि पर निर्भर है, मतलब उनके रोजगार के साधन कृषि हैं। इसीलिए सरकार ने यह पूरी तरह से फोकस किया है कि 2022 तक, हालांकि ये कोरोना काल हो गया इसलिए सब गड़बड़ हो गया है, क्योंकि सरकार की मंशा ये थी कि 2022 तक 20% एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो 20% तक बढ़ाई जाए और लोगों की आमदनी, और ये कैसे होगा, जब किसानों की आमदनी दुगुनी कर दी जाएगी। और इससे एक फायदा और होगा, जब कृषि का जीडीपी में शेयर बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। तो जो आधी आबादी लगभग 47% जो कृषि पर निर्भर हैं हमारे देश में, उनके आमदनी में इजाफा होने से देश में चहुमुखी विकास भी होगा, क्योंकि बिना किसान के विकास किए हुए हम देश की बहुमुखी या चौमुखी विकास नहीं कर सकते। तो इसीलिए पहला पॉइंट क्या है कि जो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की में प्रगति होगा, त्यों त्यों पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। और इसीलिए हमारे योजनाकारों ने आज़ादी के बाद से, और खास करके सेकंड जो प्लान था, द्वितीय योजना 1956 में जो शुरू हुआ, उनमें उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 अडॉप्ट किया और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। थर्ड प्लान में बेसिक इंडस्ट्री पर बढ़ावा दिया गया, और जिसके तहत में हमने देखा कि राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई, दुर्ग जो अभी छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर, इन सब स्थानों पर बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए। बाद में बोकारो में भी स्टील प्लांट लगाए गए जो भी झारखंड में है। तो दोस्तों, दूसरा फैक्टर क्या है कि जब तक एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता है, जब तक एग्रीकल्चर को आधुनिकीकरण नहीं किया जाता है, कृषि को आधुनिकीकरण नहीं किया जाता है। कृषि के आधुनिकीकरण से मतलब क्या है, नए पद्धति से खेती करना, हाई यील्डिंग वेराइटीज का उपयोग करना, ट्रैक्टर का उपयोग करना, मशीन का उपयोग करना। हल से जो हमारे देश में सैकड़ों साल से खेती होती है, जो कि जिसमें कि पैदावार उतनी अच्छी नहीं होती, तो उसके बदले में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना, सिंचाई का साधन करना, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, ये सभी जो कंपोनेंट हैं वो है मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर के। तो जब कृषि मॉडर्नाइज होगा, आधुनिकीकरण होगा, तो उसका प्रभाव इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन या औद्योगिक विस्तार पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे देश के योजनाकारों ने, आपने देखा होगा या पूर्ववर्ती वीडियो मैंने बताया था कि हरित क्रांति शुरू किया गया। जो देश पहले अन्न के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर था, हमें PL 480 के तहत में अमेरिका से समझौता करना पड़ा था, वहां से चावल और गेहूं आयात करने पड़े थे। अब हमारा देश गेहूं, चावल और दूसरे प्रकार के अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर है। तो दोनों का एक अन्योन्याश्रय संबंध है।
इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर का, इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आप अगर चाइना में भी देखेंगे तो 1980 के लगभग में चाइना में लगभग 50% से ज़्यादा लोग जो है वो कृषि पर निर्भर थे। आज की तारीख में उनकी तादाद घट करके 30% से भी नीचे हो गया है, और जीडीपी में जो चाइनीज एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 10.3% रह गया है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान में और चाइना में कृषि पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को या औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों, हमारे देश में औद्योगिकरण में क्या विकास हुआ है, हमने क्या तरक्की किया है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय में हमारे देश की इकोनॉमिक स्थिति या आर्थिक स्थिति क्या थी, या हमारा इंडस्ट्रियल पोजीशन क्या था। तो सबसे पहला जो उसका स्पेसिफिक फीचर है वो है लोपसाइडेड डेवलपमेंट। व्हाट डज दिस मीन? लोपसाइडेड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि एक पक्षीय विकास, एक पक्षीय औद्योगिक विकास हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे कि जब 1947 में जब अंग्रेज हिंदुस्तान से गए तो उस समय में देश में हमने देखा कि टोटल जो है वो 15 मिलियन 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो लगभग माने कुल 1.5 करोड़ लोग वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। लेकिन यदि आप फैक्ट्री की बात करेंगे तो इसमें से केवल 3.9 मिलियन मतलब 39 लाख लोग 39 लाख लोग फैक्ट्री में एम्प्लॉयड थे। फैक्ट्री का परिभाषा जो है वो है कि ऐसा स्थान, प्रोडक्टिव यूनिट, जहां पर कि 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, उसको फैक्ट्री की परिभाषा में लाया गया था। तो इसके हिसाब से हम क्या देखते हैं कि टोटल जो आउट ऑफ 39 लाख जो वर्कर एम्प्लॉय थे फैक्ट्री में, उसमें से 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन माने 12 लाख लोग स्मॉल इंडस्ट्री फैक्ट्री में, 1 मिलियन माने 1.2 मिलियन मतलब 31%, 1 मिलियन मतलब 26% इंटरमीडिएट इंडस्ट्री में, और 1.7 मिलियन मतलब 17 लाख लोग लार्ज इंडस्ट्री में, मतलब अर्थात 1.7 मिलियन मतलब 17 लाख लोग या वर्कर मतलब 43% कर्मचारी या मैंने मजदूर वर्कर लार्ज इंडस्ट्री में कार्यरत थे। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब यह हुआ कि जो
पिरामिडिकल स्ट्रक्चर था इंडस्ट्री का, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो टॉप पर लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, जो अधिकांश मामले में विदेशियों के पूंजी से इंडस्ट्री लगाए गए थे, और निचले स्तर पर हम देखते हैं कि एट द बॉटम वेरी लार्ज नंबर ऑफ जो घरेलू उद्योग, लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो लगाए गए थे। लेकिन जो इंटरमीडिएट इंडस्ट्री है, जो मध्यम आकार का जो इंडस्ट्री है, उसकी कमी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्री का जो समग्र रूप से जो विकास होना चाहिए था, वो ना होकर के लोप साइडेड, माने एक पक्षीय विकास हुआ था, जो अंग्रेजों के हित संवर्धन करते थे। दूसरा फैक्टर था लो इंटेंसिटी ऑफ कैपिटल। दूसरा फैक्टर क्या था? लो इंटेंसिटी ऑफ पूंजी का छोटा आकार। और इसके दो कारण थे। एक तो जो वेजेस था, मजदूरों के जो मजदूरी था, उनका जो अनुपात था वो बहुत कम था। और दूसरा स्मॉल साइज ऑफ मार्केट, जो हिंदुस्तान का जो मार्केट का आकार था वो छोटा होने के कारण से दोनों फैक्टर मिलकर के लो इंटेंसिटी, लो कैपिटल इंटेंसिटी का निर्माण किया था। और इसी कारण से प्रोडक्टिविटी भी कम था। जैसे कि कंपैरिजन के आधार पर हम देख सकते हैं कि अल्कोहलिक बिवरेज, जो शराब बनाने के जो फैक्ट्री हैं, तो वहाँ पर अगर 1953 में अगर उसको हम कंपेयर करें 1958 सॉरी, तो हम क्या पाते हैं कि अमेरिका में $16,000 पर वर्कर एम्प्लॉयड खर्च करना होता था, और हिंदुस्तान में $6,000। उसी तरह से आयरन एंड स्टील में $32,000 पर वर्कर एम्प्लॉयड इन आयरन एंड स्टील, और हिंदुस्तान में $5,700, माने ये अमेरिकन डॉलर पर इंडियन वर्कर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज़ादी के समय में लो इंटेंसिटी ऑफ कैपिटल था। तीसरा प्रीपोंडरेंस ऑफ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होता है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होता है। जैसे कि कंज्यूमर इंडस्ट्री में आएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, जो ऐसा इंडस्ट्री जो एंड लेवल पर कंज्यूम कर दिया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर हम देखते हैं कि जो प्रीपोंडरेंस माने कंज्यूमर इंडस्ट्री का बहुतायत है, और कैपिटल गुड इंडस्ट्री, आपको यह मालूम होना चाहिए कि किसी भी देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, औद्योगिकरण के लिए कैपिटल गुड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बेसिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अंग्रेजों ने जानबूझ करके हमारे देश में कंज्यूमर इंडस्ट्री को तो बहुतायत में रखा और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को कम रखा, मतलब उस पर उसके विकास में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो जब वो हिंदुस्तान छोड़ करके गए थे, तो उस समय में जो अनुपात था कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री अनुपात कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, उसका अनुपात क्या था? मतलब 62-38 ये था कंज्यूमर गुड्स
और ये कैपिटल गुड। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये सारे फैक्टर काम कर रहे थे जब अंग्रेज हिंदुस्तान से गए। अब दोस्तों हमें ये देखना होगा कि जो औद्योगिकरण की जो रफ्तार है हिंदुस्तान में, जो 1948 से ही शुरू हुआ, उसमें क्या क्या प्रगति हुई, क्या प्रगति नहीं हुई, इसका मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहला जो हमारे देश का अचीवमेंट है वो पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में आप उसका क्रिटिसिज्म या मूल्यांकन भी हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा अचीवमेंट है वो क्या था? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि आप देखेंगे कि इसका मतलब यह होता है कि कंज्यूमर गुड्स में तो बढ़ावा दिया ही गया, साथ साथ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान एक औद्योगिक देश बनना चाहता था। तो जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि 1951 में कपड़े का जो निर्माण हिंदुस्तान में होता था वो 4215 मिलियन मीटर, और 2014 में हमने क्या देखा, वो बढ़ करके 63,500 मिलियन मीटर हो गया। उसी तरह से फर्टिलाइजर, जो खास करके नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जो 1950-51 में हमारे देश में जो प्रोडक्शन था वो था 9,000 टन, मतलब बहुत कम, मिनिमम। इतने बड़े विशाल देश में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कितना था? 9,000 टन, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। और 2013-14 में ये बढ़कर के हो गया 16,092 मिलियन टन। तो इस तरह से सीमेंट में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुआ। सीमेंट में मात्र 2.7 मिलियन टन 1950-51 में पैदावार था, जो 2011-12 में बढ़कर के 223.5 मिलियन टन का पैदावार हुआ। उसी तरह से कमर्शियल व्हीकल, जो 1950-51 में मात्र 9,000 कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्शन होता था, 2013-14 में ये बढ़कर के 910,000 कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्शन हुआ। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन 1950-51 में 5 बिलियन किलोवाट था, जो बढ़ करके 967 बिलियन किलोवाट 2013-14 में हो गया, और इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या देखते हैं, पहला पॉइंट जो स्पेसिफिक इसके फीचर हैं हमारे देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि चारों तरफ कंज्यूमर गुड्स में भी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में भी, प्रत्येक क्षेत्र में औद्योगिकरण
की रफ्तार बहुत तेजी से हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी इन कंज्यूमर गुड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन या शुगर या फूड प्रोडक्शन, ये सभी कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। क्योंकि इसका इस्तेमाल डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है सीधे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमने आत्मनिर्भरता पाई है, सेल्फ सफिशिएंट। हम दूसरे देश पर अब निर्भर नहीं हैं। जैसे कि 1950, 55, 60 के दशक में हमने देखा कि हमें दूसरे देशों के पास में अनाज के लिए ट्रीटी करना पड़ता था, संधि करना पड़ता था। जैसे मैंने PL 480 का उदाहरण दिया, जो अमेरिका के साथ में हिंदुस्तान की सरकार ने ट्रीटी किया था। क्योंकि बहुत जबरदस्त अकाल पड़ते थे, लोग भूख से बेहाल हो जाते थे, खाना नहीं मिलता था। 80-85% लोग आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं होते थे। आज वो स्थिति नहीं है। हम लोग कंज्यूमर गुड्स के मामले में आत्मनिर्भर हैं। चाहे वो कपड़े का उत्पादन हो, जो अभी आपको मैंने उदाहरण दिया, या फूड प्रोडक्शन का मामला हो, जैसे कि चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन। और जैसे कि मैंने अभी पहले के वीडियो में बताया था कि हाई यील्डिंग वेराइटीज का इस्तेमाल करने से चावल में 3.5 गुना ज्यादा उत्पादकता हमने प्राप्त कर लिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मानक से अभी भी हम पीछे हैं। गेहूं के उत्पादकता के मामले में हिंदुस्तान ने करीब 9 गुना ज्यादा उत्पादकता प्राप्त कर लिया है। और इस कारण से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का इलाका, और अब मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, हरदा और अन्य जगहों पर जहां पर कि सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो गई है, राजस्थान कैनाल के कारण से राजस्थान के बहुत सारे एरिया में जहां पर कि पहले मोटे अनाज ही उत्पन्न होते थे, एक फसल ही होता था, अब वहां 3-3 फसल हो रहे हैं। गेहूं, चावल के पैदावार हो रहे हैं, एक शुगर केन का उत्पादन हो रहा है, पूरे मालवा में अभी सोयाबीन का जबरदस्त उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम लोग अब कंज्यूमर गुड्स के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रथम जो योजना था, फर्स्ट प्लानिंग 1951 में, उसमें एग्रीकल्चर पर, कृषि पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया था। लेकिन दूसरे प्लानिंग में, सेकंड प्लानिंग में औद्योगिकरण को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। और थर्ड प्लानिंग में बेसिक इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज, स्टील मिल्स, फर्टिलाइजर प्लांट्स, केमिकल प्लांट्स, लाइट, मीडियम एंड हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, इन सब मामलों में हमने काफ़ी विकास किया है। और इसके कारण से
जो पहले हम लोग जब कंज्यूमर गुड्स विदेश भेजते थे तो वो जो विकसित देश था वो हमारे साथ में वो चालाकी करके सस्ते दामों पर लेता था। तो हमारे योजनाकार ने समझा कि अगर हमें फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ज़्यादा मजबूत करना है तो हमें इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उसको विस्तारित करके ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग गुड्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, इस पर पूरा फोकस करके अधिक से अधिक फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त करके, अर्निंग करके अपने रिजर्व को मजबूत किया जाना चाहिए। अभी आप देखेंगे, अभी आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 600 बिलियन तक पहुंच गया है। हालांकि चाइना के अनुपात में ये उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी फॉरेन एक्सचेंज के मामले में हिंदुस्तान चौथे नंबर पर पहुंच गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज जो हमारा जो ट्रेड का पैटर्न था वो पहले क्या था, पहले कंज्यूमर गुड्स को हम ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। अब हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक्सपोर्ट, ये याद रखिए, एंड इसका मतलब क्या हुआ कि अधिक से अधिक इंजीनियरिंग गुड्स, कंप्यूटर रिलेटेड जो हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनका निर्यात करना और इससे अधिक से अधिक फॉरेन एक्सचेंज माने विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। और जहां पर इंपोर्ट करने से या आयात करने से हमें फॉरेन या विदेशी मुद्रा को अधिक खर्च करना पड़ता है, उसको कम करना। तो ये पॉलिसी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। और इसके कारण से जो अभी आपको हमने बताया, इसी पॉलिसी को अख्तियार करने से हिंदुस्तान में जो विदेशी मुद्रा का भंडार अभी 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के कारण हमने देखा है कि हमारे देश में सलेम, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई, इन सब जगहों पर बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए हैं। और चूंकि स्टील प्लांट जो है वो बेसिक इंडस्ट्री का काम करता है, वही इंडस्ट्री का आधारशिला है। अगर आपके पास में स्टील प्लांट नहीं है तो आप दूसरा इंडस्ट्री नहीं खोल सकते। जैसे मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको खोलना है, तो अगर उसके लिए आपको स्टील की जरूरत होगी, और अगर स्टील का प्रोडक्शन आपके देश में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या रॉकेट इंडस्ट्री या एरोप्लेन इंडस्ट्री, ये सब धड़े के धड़े रह जाएंगे। मतलब उसमें विकास नहीं हो पाएगा, सम्यक विकास नहीं हो पाएगा। अभी 1900 अगर हम 1991-92 से 1951 की तुलना करते तो हम क्या पाते हैं कि जहां पर बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट माने रोजगार 25% हुआ करता था, अब 1991-92 में बढ़कर के 52% हो गया। उसी तरह से जो प्रोडक्शन कैपिटल है वो 1959 में कितना था, 50%, अब कितना हो गया, 79%। तो ये साफ जाहिर करता है
कि किस तरह हमारा देश का औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा है और उसमें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री जो आज़ादी के समय में जो मैंने आपको 62% बताया था उसका हिस्सा था एक्सपोर्ट में, अब वो घट करके नीचे आ गया है और प्रोडक्टिव कैपिटल में, एम्प्लॉयमेंट में भी उसकी हिस्सेदारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के तुलना में कम हो गया है, जो कि अच्छा संकेत है। लेकिन एक जो माइनस पॉइंट है, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स किसको कहते हैं? जैसे रेफ्रिजरेटर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, टेलीविजन, कार, इसको बोलते हैं ड्यूरेबल एसेट्स। अब चूंकि हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से एक अभिजात माने बहुत रिच क्लास पैदा हो गया है, जिनका कि लिविंग स्टैंडर्ड किसी भी पश्चिमी देश से कम नहीं है। और आपको मैंने एक दिन बताया था कि हिंदुस्तान में जो 130-135 करोड़ की आबादी है, उसमें लगभग 30 करोड़ आबादी मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास की आबादी है, जिनका जीवन स्तर किसी भी पश्चिमी देश से कम नहीं है। तो अपने जो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको पूरा करने के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज जगह जगह खोले गए हैं और जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल किसको बोलते हैं? जैसे शुगर, चीनी का उत्पादन, कॉटन का उत्पादन, कपड़े का उत्पादन, माचिस माने सलाई का उत्पादन, इसका भी उत्पादन हो रहा है, जिसका कि मास कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है, जो आम जनता इसका उपभोग करती है। तो दो प्रकार के इंडस्ट्री जो है हिंदुस्तान में कंज्यूमर इंडस्ट्री में खोले गए हैं और जो विभिन्न जो आय वर्ग के लोग हैं जरूरतों को पूरा करने का काम कर रही है। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है वो है पर वर्कर पावर जनरेशन या कंजम्पशन। पर वर्कर आज़ादी के समय में, खास करके 1951 से अगर आज की तारीख में आप तुलना करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि पर जो पावर कंजम्पशन है इन फैक्ट्रीज वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं, 10 टाइम्स। हालांकि अभी भी अगर विदेशों के मान से अगर आप देखेंगे, विदेशी देशों से, तो अभी भी हमारे देश में जो पावर कंजम्पशन है, जो उसका प्रतिशत है, वो बहुत कम है, उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन अगर आप आज़ादी के समय से अगर उसकी तुलना करेंगे, बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, और वो है प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी हिंदुस्तान की क्या स्थिति है? पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में 10th इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। लेकिन जो साइंटिफिक पूल है हमारे पास में, जो देश में जो साइंटिफिक पूल है, वो उसका स्थान तीसरा है, 3rd। माना हमने जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं, उनकी तादाद की तुलना अगर विश्व में करेंगे, विश्व के अन्य देशों से, तो वो हम तीसरे नंबर के कंट्री है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
एक और इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट इस 70 साल के दरमियान में भारत सरकार ने किया है वो है ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा में आता है जैसे कि रोड का निर्माण करना, कैनाल का निर्माण करना, इरिगेशन के लिए, स्टोरेज वर्क के लिए, हाइड्रो और थर्मल पावर जनरेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करना, शिपिंग पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन करना, ये सब रोड का निर्माण करना, उसका मॉडर्नाइजेशन करना, ये सारे जो चीजें हैं वो आधारभूत संरचना के हिस्से हैं। और दोस्तों, देश के प्रगति में आधारभूत संरचना का सबसे बड़ा योगदान होता है और अमूमन ये काम सरकार के द्वारा की जाती है, किसी पूंजीपति के द्वारा नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो प्रॉफिट है उसमें प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा, क्वांटम ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। तो इसीलिए विभिन्न हमारे देश की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। जैसे मैंने आपको राजस्थान कैनाल के बारे में बताया, तवा कैनाल यहीं पर मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद और हरदा को सिंचित करती है और इसके कारण से ये दोनों जिला नया पंजाब बन गया है गेहूं के मामले में, व्हीट बाउल। देश को एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ा गया है चतुर्भुज योजना के द्वारा। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और फिर पोरबंदर गुजरात से सिलचर तक 4 लेन रोड की व्यवस्था की गई है। ये जो आधारभूत संरचना का जो विकास हुआ उसके कारण से औद्योगिकरण का भी द्रुत गति से विकास हुआ है। अब दोस्तों कि इसमें क्या क्या कमियां रह गई, व्हाट आर द इनएडिक्वेसीज इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो सबसे पहला जो इनएडिक्वेसी है कि हमारे देश के विभिन्न सरकारों के द्वारा इतनी ज्यादा पूंजी लगाने के बाद, इतने जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के बाद, औद्योगिक करने के बाद हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करने, माने बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में सफल नहीं हो पाए। और इसीलिए भारत सरकार ने अब एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया है, क्योंकि वहां पर कम पूंजी में अधिक से अधिक रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। तो ये सबसे पहला कमी है। दूसरा, शेयर ऑफ इंडस्ट्री आजादी के समय में 1948-49 में टोटल जीडीपी में कितना था? 17%। शेयर ऑफ 17%, 17% हिस्सेदारी था इंडस्ट्री का 1948 में। और अभी कितना है? 1966-67 में, सॉरी 1996-97 में वो 21% था। मतलब सिर्फ 50 साल के दरमियान मात्र जो है 4% बढ़ोतरी हुई। और अभी जो हमने आपको डाटा दिया था उसमें हमने बताया था कि हिंदुस्तान का
इंडस्ट्री में हिंदुस्तान के जीडीपी में इंडस्ट्री का कितना योगदान है? 28.2%। और चाइना का 46.3%। तो यहां पर हम बहुत पीछे रह गए हैं। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है। पूरे विश्व में चाइनीज जो गुड्स हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, वो धड़ल्ले से सभी जगह आपको मिल जाएंगे। इवन हमारा हिंदुस्तानी बाजार भी जो है वो चाइनीज सामान से पूरा भर गया है और हम उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि हमारा देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का संस्थापक सदस्य, हम उसके सिग्नेटरी हैं। हम किसी प्रकार का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज WTO हम पर कंपनसेशन लोड कर देगा, पनिशमेंट दे देगा। हाँ, जनता के द्वारा यह काम किया जा सकता है कि अगर हिंदुस्तानी सामान महंगा भी मिलता है तो वो केवल हिंदुस्तानी सामान ही ले, और चाइनीज सामान अगर अच्छा है और सस्ता है तो उसको ना ले। तो इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है और इसी से देश आत्मनिर्भर बन सकता है, स्वदेशी भारत। लेकिन ये भारत सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार WTO का सिग्नेटरी है। एक माइनस पॉइंट क्या है कि पिछले 70 साल के इतिहास में हम क्या देखते हैं? कंपैरेटिव नेग्लेक्ट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। कल मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री के बारे में, कल या परसों। तो उसके बारे में फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। आज तो हम इतना ही बता सकते हैं कि जिस रफ्तार से स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री का प्रगति होना चाहिए था, वो प्रगति नहीं हुआ। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हिंदुस्तान का चाइना के साथ में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो क्या पाते हैं, इसमें क्या डिफरेंसेज आए। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है, और जो अभी हमने डाटा आपको प्रोवाइड किया कि 46.3% इंडस्ट्री का जीडीपी में, चाइनीज जीडीपी में योगदान है। हमारे देश में जो प्रगति हुई 28.2% इंडस्ट्री का जीडीपी में योगदान है, अर्थात बहुत ज्यादा गैप हो गया है। 1980 में चाइनीज इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी के वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं था, लेकिन आज की तारीख में हम क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी है वो टोटल जो जीडीपी है वो कितना है? 3 ट्रिलियन, 3 खरब अमेरिकन डॉलर, और चाइना का 14.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। अर्थात अमेरिका के बाद में अमेरिका का जो टोटल जीडीपी है वो कितना है? 21 ट्रिलियन डॉलर। तो उसके बाद में चाइना का नंबर आता है।
तो अभी जो हमारे देश की जो स्थिति है वो हमारे देश का जो स्थान विश्व में 5वें सबसे बड़े इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्रियलाइज देश में है, मैंने ये 5वें सबसे बड़े इकोनॉमी के रूप में है। इसका एक वानगी मैं दे रहा हूं कि डिफेंस का बजट जो है वो चाइना का 178 बिलियन 178 बिलियन अमेरिकन डॉलर है डिफेंस बजट 2020 में, और हमारे देश का 70 बिलियन 70 बिलियन डॉलर 2020 में है। ये गैप, और चूंकि आप समझ सकते हैं कि लगभग 4000 किलोमीटर का चाइना के साथ में हमारा बॉर्डर है, और आए दिन हमेशा वो हमसे लड़ाई झगड़ा करता रहता है। अभी गलवान वैली में उसने हमारे 20 से ज़्यादा सैनिक को मार दिए, हमारे सैनिक ने भी चाइनीज सैनिकों को मारा, और दोनों तरफ से काफ़ी टेंशन का माहौल पिछले 5-6 महीने से रहा है। तो दोस्तों, चाइनीज इकोनॉमी अभी हिंदुस्तान से लगभग 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो जैसे कि अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि 2024 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करना है। हालांकि कोरोना ने इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि हालांकि हमारे देश ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ्रंट पर काफ़ी विकास किया है, लेकिन जिस रफ्तार से चाइना ने किया है उस रफ्तार से हम लोग नहीं कर पाए। हमें आधारभूत संरचना, खास करके एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, खास करके मैनेजमेंट और लेबर के बीच में बेहतर तालमेल स्थापित करना है, और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाना है, ताकि हमारा सामान, हमारा मैन्युफैक्चर गुड्स विदेश में compete कर सके। अब जैसा कि अभी हमने स्टील के मामले में देखा था कि किस तरह से हम इतने बड़े स्टील उत्पादक देश होने के बाद भी हमें विदेशों से स्टील आयात करना पड़ा था। तो ये स्थिति नहीं होना चाहिए, इसे खत्म करने की आवश्यकता है। तो इन सब माध्यमों से, खास करके इंडस्ट्रियल रिलेशन को बेहतर बनाने से, प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने से, जो प्राइसिंग पॉलिसी है उसको ठीक करके कॉम्पिटिटिव मार्केट में इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अधिक से अधिक बिके, और सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना हिंदुस्तानियों में होना चाहिए कि विदेशी माल न खरीद करके स्वदेशी माल, भले ही वो थोड़ा सा महंगा हो, उन्हें खरीदना चाहिए, ताकि यहाँ के मार्केट को, हिंदुस्तानी जो मैन्युफैक्चर गुड्स को, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं। कल मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इंडियन इंडस्ट्रीज आर फेसिंग। माने हिंदुस्तान के बहुत सारे जो इंडस्ट्री है, जैसे आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, शुगर मिल्स, जूट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारे जो इंडस्ट्री है हमारे देश में, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, ये जो सारे जो इंडस्ट्री है वो
उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को दुरुस्त करने का क्या क्या तरीका है, तो इसके बारे में हम कल आपको बताएंगे। उसके बाद में अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, जिसके बारे में अभी मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, तो मैं बताऊंगा। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप जरूर क्वेश्चन पूछें। थैंक यू।